तो गाइस एयरपोर्ट पहुंच के ना मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जो कि है अगर आप जापान आ रहे हो या कभी भी जापान आओगे या आपका कोई फैमिली मेम्बर जापान आएगा या फ्रेंड कोई भी आएगा तो उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होने वाली है। तो एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ज़रूर देखना वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि जो चीज़ शारला के साथ हुई अगर उससे आप सीखोगे तो आप वो गलती नहीं करोगे। तो इस वक्त है हम मिनामी नगारियामा स्टेशन पे, जो कि है मेरे घर के पास का स्टेशन। अगर मैं कैमरा फ्लिप करूं तो वो रहा स्टेशन, अभी हम बैठे हैं और ये है इधर के आसपास का व्यू। तो यहाँ आप देख सकते हो मिनामी नगारियामा की जो हमारी ट्रेन यहाँ से शुरू होगी 7-8 पे शुरू होगी, तो अभी भी 6 मिनट बचे हुए हैं। हम जाएंगे पहले हिगाशी मात्सुदो और वहाँ से हम पकड़ेंगे टर्मिनल 2 के लिए। बाय नितिन, अपना ध्यान रखना। तुम भी। ठीक है, टेंशन मत लेना ज़्यादा। यू टू। घर के बारे में हाँ। मिल जाएगी। मैं बहुत जल्द आ रही हूँ फिर वापस। ठीक है, ठीक। तो गाइस शारला को मैं छोड़ आया हूँ अभी एयरपोर्ट पे, और उसका चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया था। उसका मैंने फ़ोन करके पूछ लिया कि सब कुछ चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी चेक हो गया है, बोर्डिंग गेट के सामने बैठी हो? हाँ। तो उसने बोला हाँ बैठी हूँ। तो उसके बाद ही मैं वहाँ से निकला, क्योंकि मेरी जो ट्रेन थी ना वो बहुत ही लेट थी, जो एयरपोर्ट से निकल के घर की साइड आने वाली वाली। तो मैंने कहा एयरपोर्ट पे बैठे रहते हैं, तो मैं काफ़ी देर तक एयरपोर्ट पे था। सब कुछ होने के बाद अभी मैं आ गया हूँ मिनामी नगारियामा स्टेशन पर। अभी मैं जा रहा हूँ अपने शेयर हाउस की तरफ। बहुत कड़ाके की धूप हो रही है, देख सकते हो भाई, बहुत तेज़ धूप है, इसलिए मैंने ये गॉगल लगा लिया। तो गैस ट्रेन में जब बैठे थे ना मैं और शारला, और मैं उससे बात कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें एग्जैक्टली लगा कैसा जापान में, और क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो उसने बोला कि मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी क्लीनलीनेस, कि इतना क्लीन है जापान, छोटी छोटी गलियाँ भी इतनी क्लीन है, जो धूल मिट्टी या फिर गंदगी तो देखने से भी नहीं मिलती। हालांकि मैं उसको शिंजुकू लेके नहीं गया, क्योंकि कुछ एरिया है शिंजुकू में जो गंदे रहते हैं, पर बहुत ही कम एरिया है वो। तो अगर मिनामी नगारा में उसने आराम से देखा है, चल चल के देखा है बहुत ज़्यादा, तो बोल रही कि बहुत ज़्यादा क्लीन है जापान। तो पहला उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था। सेकंड था कि लोग बहुत ही पोलाइट हैं और हम्बल है। जैसे हम प्रॉपर्टी देखने गए थे या फिर कहीं भी किसी भी शॉप पे गए, तो सब लोग हमेशा इराशाइमा से और ये सब बोल के थैंक यू। और जब बाहर निकले, जैसे हम प्रॉपर्टी देख के किसी प्रॉपर्टी डीलर की शॉप से बाहर निकले, तो सब लोग कहते हैं अरिगातो गोजाइमा। सब लोग जिससे हम प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ वही नहीं, बाकी सब बाहर निकलते वक्त सभी लोग बोलेंगे अरिगातो गोजाइमा ऐसे करके, मतलब थैंक यू। तो उसको लगा कि यार ये इतने काइंड क्यों है। और एक और, जब हम प्रॉपर्टी देखने गए थे ना, तो जो हमें प्रॉपर्टी दिखाने लेके गया था, अब वो बार बार बोल रहा कि मैं गाड़ी स्टार्ट कर देता हूँ, गाड़ी ठंडी हो जाएगी फिर आप बैठना। तो मतलब इतनी छोटी छोटी बातों का भी वो ख्याल रख रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी, तो हर बात का ख्याल रख रहे थे ना। इस वजह से शारला को लगा यार लोग बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं और हम्बल हैं, और कस्टमर को तो वो भगवान मानते हैं ना, इस तरह से। तो उसने एक्सपीरियंस की ये चीज़। तो साथ में किसी काम की वजह से हमें ना शियाकुशो जाना था, यहाँ के म्यूनिसिपल ऑफिस मिनामी नगारियामा के। तो वहाँ पे जब हम गए ना, तो जो हमें डॉक्यूमेंट चाहिए था मैंने उनसे बोला, उन्होंने मुझे क्विकली दे दिया और अच्छे से ट्रीट करके उन्होंने दे दिया। तो जब शारला ने ये देखा ना, एक्सपीरियंस किया, तो उसको लगा यार कि गवर्नमेंट ऑफिस में भी काम इस तरह से इतना स्पीडली और इतने अच्छे तरह से उनको एड्रेस करके होता है कस्टमर को। तो उसको लगा यार कि ये चीज़ इंडिया में भी हो तो कितना अच्छा है। जैसे मुझे भी याद है कि मैं पीएनबी में जब भी जाता था तो वहाँ पे वो बोलते वहाँ जाओ, काउंटर नंबर उस पे जाओ, नहीं इस पे जाओ, थोड़ा बहुत कभी रूडली भी बोलते थे अरे इस पे नहीं होगा उस पे जाओ। तो वो सब चीज़ें अगर हम जापान से कंपेयर करें तो बहुत ही अच्छी हैं, जापान में बहुत ज़्यादा अच्छी है। पहुँचने वाले हैं शेयर हाउस। उसके बाद एक और चीज़ जो, अरे यार थोड़ा धूप कम हो गया, लगता है बादल हो गया है, थोड़ा सा हुआ है, पर ठीक है, जितना हो रहा है उतना अच्छा है। तो उसने एक और चीज़ शारला ने जो मेंशन की वो थी टाइम, कि मतलब जब भी ट्रेन का टाइम है तो ट्रेन बिल्कुल टाइम पे ही आ रही है। ऐसा नहीं कि बहुत बहुत लेट हो रही है, और अगर 1 मिनट भी लेट हो रही है ना, तो वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं स्टेशन पे कि आपका हमने 1 मिनट ले लिया और हमारी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, उसके लिए वेरी सॉरी। तो ये सब चीज़ें उसने मेंशन की। फिर जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें सबसे अच्छा कहाँ जाके लगा, क्योंकि हम सेंसोजी टेम्पल गए, कामाकुरा गए, आपने देखा ही होगा वीडियोस में, और फिर हम गए डिज्नी सी, तो कहाँ अच्छा लगा, और भी जगह गए।
स्काई ट्री गए, इधर उधर गए, तो उसने बोला कि मुझे सबसे अच्छा लगा डिज़नी सी। अच्छा, तो मुझे भी डिज़नी सी ही लगा वैसे इन सारी जगहों में से, क्योंकि कई जगह तो मैं गया ही था। तो हाँ, डिज़नी सी में जाके बहुत मज़ा आया। अगर आपने उसकी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे आप जाके देख लेना, हो सकेगा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। और अब मेरा शेयर हाउस थोड़ी दूर है, तो मैं सोच रहा हूँ इतने में ही मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको क्या बताने जा रहा था, कि जिसमें अगर आप जापान आ रहे हो या आपका कोई भी दोस्त फैमिली मेम्बर आ रहा है जापान, तो उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। तो देखो, शारला जो थी ना, वो आई थी यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे, तो उसका जो वीज़ा लगा था वो 15 दिन का लगा था। तो वो 15 दिन का क्यों लगा था? क्योंकि जब हमने दिल्ली में, क्योंकि वो चेन्नई में वर्किंग है, तो चेन्नई में भी हमने जब किसी एजेंट से बात की, पहले तो मैं इसलिए बता दूं कि एजेंट से हमने वीज़ा लगाया ताकि वो कैंसिल होने के चांसेस बहुत कम हो जाए, क्योंकि जापान का वीज़ा ना कैंसिल हो जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो हमने दिल्ली के एजेंट से बात की, चेन्नई के एजेंट से बात की, तो उन्होंने हमें बोला कि जो ट्रैवल आइटनरी है, कि मतलब मैं जापान में कहाँ कहाँ घूमूंगा, वीज़ा लगाते वक्त हमें ट्रैवल आइटनरी देनी होती है ना, तो उन्होंने बोला कि आप 2 हफ्ते की बना दो। और मैंने कहा यार 2 हफ्ते की बनाएंगे, पर हमको आना था, शारला को इधर आना था अराउंड 25 डेज़ के लिए, 2 हफ्ते के लिए नहीं आना था, क्योंकि वो छुट्टियों का अरेंजमेंट उसने किया था। पर हमें दोनों ही एजेंट ने, चेन्नई और दिल्ली के, बोला कि आप बनाओ 2 हफ्ते की ट्रैवल आइटनरी। तो हमने बोला कि अगर ट्रैवल आइटनरी 2 हफ्ते की बनाई तो वीज़ा तो 3 महीने का रहेगा, पर वीज़ा के अंदर एक स्टे पीरियड होता है कि मेरा वीज़ा तो 3 महीने का है, इन 3 महीनों के अंदर मैं कभी भी जापान आ सकती हूँ, पर मुझे जो स्टे है, मेरा जापान में स्टे रहेगा 15 दिन के लिए। तो हमने बोला कि हमें 15 दिन का नहीं चाहिए, हमें कम से कम 25 डेज़ का स्टे पीरियड चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ना एम्बेसी अपने आप लगाती है, ऐसा कुछ नहीं होता कि हम एम्बेसी को कुछ बोल सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें वीज़ा ज़्यादा दिन का दे दो। और एजेंट ने बोल दिया कि अगर आप ज़्यादा दिन की ट्रैवल आइटनरी बनाते हो तो हो सकता है कि एम्बेसी वीज़ा कैंसिल कर दे ही ना, क्योंकि एम्बेसी सोचती है कि अच्छा इतने दिन की छुट्टी कौन सी कंपनी देती है, 25-25 दिन की। तो उन्होंने हमको बोला कि आप मत बनाओ, 15 दिन का ट्रैवल आइटनरी बनाओ, अपना प्लान बनाओ कि मैं 15 दिन में यहाँ घूमूंगी, वहाँ घूमूंगी, और इससे आपका वीज़ा लगने के चांस हो जाएंगे। तो हमने बोला कि फिर 25 डेज़ का स्टे पीरियड कैसे मिलेगा? उन्होंने बोला कि आप कैबिन क्रू हो, शारला कैबिन क्रू है इंडिगो में, तो आपको आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देख के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको 90 डेज़ का स्टे पीरियड मिल ही जाएगा। तो जब उन्होंने हमको बोला, दिल्ली वाले ने भी, चेन्नई वाले ने भी, तो हमने कहा चलो ठीक है, ये एजेंट है, इनको ज़्यादा पता होगा। तो हमने जो ट्रैवल आइटनरी है उनकी बना के दे दी 15 दिन की। तो इससे हुआ क्या ना, कि जो वीज़ा है वो हमारा लग गया, पर जो स्टे पीरियड था वो आया 15 दिन का। इस वजह से शारला को अभी 15 दिन के अंदर जाना पड़ा। तो मेरा पॉइंट आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप कभी भी जापान आ रहे हो और आपको 15 दिन से ज़्यादा के लिए आना है, तो आप ट्रैवल आइटनरी जो है वो आप 15 दिन की मत बनाना, आप उसको ज़्यादा दिनों की बनाना। अब तो धूप में पसीने बहुत आ रहे हैं, थक भी गए धूप में चलते चलते। हाँ, तो ट्रैवल आइटनरी आप बनाना जितने दिनों के लिए आप स्टे पीरियड चाहते हो, ठीक है। अदरवाइज़ जो एम्बेसी है आपको ट्रैवल आइटनरी के हिसाब से वीज़ा दे देगी, 15 दिन का ही बनाओगे, एजेंट तो वही बोलते हैं, और आपको उतने का ही वीज़ा मिलेगा, अदर उसको आपको उतने दिनों में वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, एजेंट इतना क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको चाहिए कमीशन, उनको आपको वीज़ा लगवा के देना है। अब वो चाहे 15 दिन का लग रहा है या जितने भी दिन का लग रहा है, वो आपको 15 दिन का लगवा देते हैं, कि उसमें चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि वीज़ा लग जाएगा, और अपनी वो कमीशन ले लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा दिनों का वीज़ा भी लग जाता है, बट ये है कि एजेंट्स उस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहते, और इस वजह से बोलते हैं कि आप नहीं 15 दिन का बनाओ, आपको मिल जाएगा, बट बाद में तो उनको मिलेगी कमीशन। अब वो आप 15 दिन रह रहे हो या जितने ही रह रहे हो, उनको तो वीज़ा लगवाने की कमीशन मिल गई ना। तो इसलिए इस बात का आप ख्याल रखो जब भी आप किसी भी कंट्री जा रहे हो, नॉट ओनली जापान, और अपना जो स्टे पीरियड है उसी हिसाब से आपको मिल जाएगा, ट्रैवल आइटनरी के हिसाब से। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो अगर कोई भी इंसान जापान का वीज़ा या लगवा रहा, या फिर किसी और कंट्री का वीज़ा लगवा रहा हो, तो उसको फॉरवर्ड कर देना ये वीडियो। अब मैं थोड़ा सा थक गया हूँ चलते चलते, क्योंकि चलते चलते कम थका हूँ, धूप बहुत हो रही है, उसमें ज़्यादा थक गया हूँ। आपका जो भी कमेंट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।